वर्क कंडीशंस में कोई बदलाव हुआ है तो आपको अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी सबमिट करना होगा। अगर आप किसी रेगुलेटेड प्रोफेशन में हैं, तो आपको अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का प्रूफ भी देना पड़ सकता है। इसलिए अपने फील्ड से जुड़े सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पहले से कलेक्ट कर ले ताकि किसी भी लास्ट मिनट इशू से बचा जा सके। ये सच में बहुत अच्छी न्यूज है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से टेंशन में थे कि ओपन वर्क परमिट (OWP) की पॉलिसी में चेंजेस हो सकते हैं और जिनका एक्सटेंशन नहीं हुआ उन्हें अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब IRCC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ओपन वर्क परमिट पॉलिसी को 31 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अब जो लोग कनाडा में अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन्हें इमीडिएट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि शायद ओपन वर्क परमिट के रूल्स चेंज हो जाएंगे। कई लोग डर रहे थे कि शायद अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और जिन्हें नया परमिट चाहिए उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती है। खासकर ऐसे कपल्स जो कनाडा में सेटल हो रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी चिंता थी। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि अगले 2 साल तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक ओपन वर्क परमिट होल्डर्स के लिए कोई मेजर नेगेटिव चेंज नहीं आएगा, बल्कि IRCC ने इस पॉलिसी को एक्सटेंड करके एक तरह से राहत दी है ताकि लोग बिना किसी टेंशन के अपने काम और फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान दे सके। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे ही आपका परमिट एक्सपायरी के करीब आए, आपको टाइम रहते ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे तो अभी रूल्स में मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या पॉलिसीज आएंगी ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए स्मार्ट यही रहेगा कि आप इस साल के एंड तक अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लें और अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा लें। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और उन्होंने टाइम पर अप्लाई नहीं किया तो उनकी स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही बचते हैं। या तो उन्हें रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई करना होगा, जो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, या फिर वर्स्ट केस में उन्हें वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप लास्ट मिनट कंफ्यूजन से बचें और अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखें। एक और चीज जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि आपको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट नहीं होना चाहिए, आपका स्पाउस अभी भी एलिजिबल होना चाहिए और आपके पास वैलिड स्टेटस होना चाहिए। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और बस लास्ट मोमेंट पर अप्लाई कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अभी वर्क परमिट पर हैं और सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने करंट वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट गाइडलाइंस चेक करनी चाहिए और एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि आपको कब और कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन को स्मूथ तरीके से प्रोसेस करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिसीजन से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले तो वो लोग जो कनाडा में अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं और उनके पास डिपेंडेंट वर्क परमिट है, उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले ये अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि क्या उन्हें कनाडा में रहने दिया जाएगा या नहीं। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी यहाँ जॉब कर रहे हैं और उनकी कंपनी उनसे सैटिस्फाइड है, उनके पास अब ये सिक्योरिटी होगी कि वो बिना किसी ब्रेक के अपना काम जारी रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउस भी ओपन वर्क परमिट पर होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स की स्टडी कंप्लीट होते ही उनका स्पाउस भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट में आ जाता था, लेकिन अब कम से कम अगले 2 साल के लिए इस तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई लोग सिर्फ इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर उन्होंने एक बार वर्क परमिट ले लिया तो उन्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना होगा
अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर रीन्यू करवाने होंगे और लीगल तरीके से अपना स्टेटस मेंटेन करना होगा। अभी ये पॉलिसी द 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अगर आपको कनाडा में रहना है और बिना किसी इशू के अपना वर्क जारी रखना है तो आपको हर छोटी से छोटी अपडेट पर नजर रखनी होगी। इमिग्रेशन रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल बात यही है कि फिलहाल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक प्रॉपर प्लान बनाइए और टाइम रहते ही एक्शन लीजिए। अगर आपका वर्क परमिट अभी वैलिड है और उसकी एक्सपायरी डेट दूर, तब भी आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि आपको लास्ट मिनट पैनिक ना हो। IRCC ने जो डिसीजन लिया है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक राहत की बात है, लेकिन इसका सही फायदा उठाने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या लगता है कि आपको प्रोसेस समझने में दिक्कत हो रही है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले ताकि कोई गलती ना हो। ओपन वर्क परमिट होल्डर्स के लिए फिलहाल चीजें पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना जरूरी है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि इस साल के एंड तक आपको अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना है। अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हैं तो आगे डिपोर्ट होने की चिंता नहीं रहेगी, तो बस रिलैक्स रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने लीगल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए टाइम पर सही एक्शन भी लेते रहिए। अब जानते हैं कि कौन लोग इस एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले जिनका वर्क परमिट अभी वैलिड है लेकिन इस साल एक्सपायर होने वाला है वह अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखें और समय से पहले अपनी एक्सटेंशन फाइल सबमिट कर दे ताकि कोई भी अननेसेसरी डिले न हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है लेकिन उन्होंने पहले ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था। ऐसे एप्लीकेंट्स भी एलिजिबल है, लेकिन उन्हें यह एंश्योर करना होगा कि उनकी एप्लीकेशन अभी भी प्रोसेस में है और कोई मेजर इशू नहीं आया है। अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको IRCC की तरफ से अपडेट का इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कनाडा छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। एक और कैटेगरी के लोग जो इस एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाए हुए एप्लीकेंट्स और मेंटेन स्टेटस वाले लोग। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट की है और आप पहले से कनाडा में हैं, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में हो या आपके पास वैलिड स्टेटस हो। मेंटेन स्टेटस वाले एप्लीकेंट्स यानी जिनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। मतलब अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है और अभी डिसीजन नहीं आया है 3, तब भी आप चिंता न करें, क्योंकि आप लीगल तरीके से कनाडा में रह सकते हैं और इस एक्सटेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना वैलिड पासपोर्ट के कोई भी एक्सटेंशन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। इसके अलावा आपको अपना एग्जिस्टिंग वर्क परमिट सबमिट करना होगा और साथ ही एक्सटेंशन एप्लीकेशन का प्रूफ भी देना होगा, जिससे ये कंफर्म हो सके कि आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं या अभी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट पर है तो आपको अपने स्पाउस की स्टडी या वर्क डिटेल्स भी अटैच करनी होंगी, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी स्टूडेंट या वर्कर के डिपेंडेंट के रूप में वर्क परमिट ले रहे हैं। उन्हें ये प्रूफ देना होगा कि उनका स्पाउस अभी भी कनाडा में स्टडी या वर्क कर रहा है और उनका स्टेटस वैलिड है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट करना होगा, जिससे ये कंफर्म हो सके कि आप एक्टिवली प्रोसेस में हैं और एलिजिबल हैं। इसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड्स भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार अथॉरिटीज ये चेक करती है कि एप्लीकेंट के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं। हालांकि ये हर केस में जरूरी नहीं होता, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आपके पास अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप सबमिट कर सके। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस।
अगर आपका लास्ट मेडिकल टेस्ट एक्सपायर हो गया है या अथॉरिटीज को कोई डाउट है, तो आपको नए मेडिकल टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। इसलिए अगर आपका मेडिकल 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो आप पहले से ही एक नया टेस्ट करवाने की प्लानिंग कर सकते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। पुलिस क्लियरेंस भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में मांगा जा सकता है, खासकर अगर आपने पिछले कुछ सालों में कनाडा के बाहर ट्रैवल किया है। अगर आपको लगता है कि आपका केस ऐसा है, तो आप पहले से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। देखिए, नॉर्मली वर्क परमिट एक्सटेंशन एप्लीकेशंस में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट किए हैं और कोई इशू नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो सकती है। एक और चीज, कई लोग सोचते हैं कि अप्लाई करने के बाद उन्हें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। IRCC स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है और हर एप्लीकेशन को थरली रिव्यू करता है। इसलिए अगर थोड़ा समय लग रहा है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईमेल्स और IRCC अकाउंट पर अपडेट्स चेक करते रहें। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर आप इस एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो बिना किसी डिले के अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखें, सही कैटेगरी में अप्लाई करें और इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करें। इससे आपकी एप्लीकेशन स्मूथ प्रोसेस होगी और आप बिना किसी टेंशन के कनाडा में लीगली रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, जो वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए जरूरी है। यह एम्प्लॉयमेंट लेटर ये कंफर्म करेगा कि आप अभी भी उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं और आपका जॉब पोजीशन वैलिड है। इसके अलावा अगर आपके जॉब रोल या सैलरी में कोई बदलाव हुआ है, तो एम्प्लॉयर को अपडेटेड डिटेल्स के साथ ये लेटर देना होगा। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेटर ही नहीं, बल्कि सपोर्ट लेटर भी जरूरी है, जो आपको PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम से लेना होगा। ये सपोर्ट लेटर आपके प्रोविंस की इमिग्रेशन अथॉरिटीज से मिलेगा और यह कंफर्म करेगा कि आप उस प्रोविंस में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिना इस लेटर के आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन प्रोसेस में डिले हो सकता है। इसलिए जिस प्रोविंस में आप रहते हैं, वहां से ये लेटर लेकर एक्सटेंशन के लिए सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं उन प्रोविंसेस की जिन्होंने इस पॉलिसी को लागू कर दिया है। फिलहाल 3 प्रोविंसेस इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत एलिजिबल एप्लीकेंट्स को वर्क परमिट एक्सटेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम MPNP के तहत एप्लीकेंट्स को ये सपोर्ट लेटर मिल सकता है। यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम YNP के तहत भी लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी भी प्रोविंस में रहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको अभी से एक्सटेंशन प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की लास्ट मिनट परेशानी न हो। अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करें। देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोविंस की इमिग्रेशन ऑफिस से इसकी जानकारी लेनी होगी। हर प्रोविंस के अपने अलग अलग रूल्स और प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं, इसलिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक करनी चाहिए या डायरेक्टली उनकी इमिग्रेशन ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो 90 डेज से ज्यादा वेट न करें। जितना जल्दी हो सके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें, ताकि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। लेट अप्लाई करने से आपके स्टेटस में प्रॉब्लम आ सकती है और वर्स्ट केस में आपको कनाडा छोड़ना भी पड़ सकता है। वर्क परमिट फी $155 कैनेडियन, ओपन वर्क परमिट होल्डर फी $100 कैनेडियन और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस फी $23,975 कैनेडियन। डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके JPG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपके पास एक मोबाइल स्कैनर या हाई क्वालिटी कैमरा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को साफ और रीडेबल रखना जरूरी है, वरना एप्लीकेशन में डिले हो सकता है। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फी पे करनी होगी, लेकिन इससे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल है, क्योंकि कुछ इंडियन बैंक्स के डेबिट कार्ड्स में ये फीचर डिसेबल हो सकता है
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको अपने IRCC पोर्टल पर रेगुलरली स्टेटस चेक करते रहना होगा, क्योंकि कई बार IRCC एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है और अगर कोई अपडेट आए तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी होगा ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली चल सके। डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रेडी रखना बेहतर रहेगा ताकि अप्लाई करते समय कोई परेशानी न हो। पेमेंट डिटेल्स को पहले से वेरीफाई कर लें और एंश्योर करें कि आपके पास सही मोड ऑफ पेमेंट हो। IRCC के पोर्टल पर अकाउंट डिटेल्स सही से अपडेट करें ताकि कोई कम्युनिकेशन मिस न हो और इसमें समय पर लॉगिन करके स्टेटस चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी अपडेट न छूट जाए। यदि आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो बिल्कुल भी लास्ट मिनट तक वेट न करें और जितना जल्दी प्रोसेस पूरा करेंगे उतना ही फ्यूचर में आसानी होगी।